Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue with our lecture today. और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर के, है ना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं टैरिफ रेट कोटा स्कीम के साथ। क्या है ये टैरिफ रेट कोटा स्कीम? इट इज़ अ स्कीम बेसिकली। इसमें क्या होता है कि बहुत ही लो ड्यूटी पे, ज़ीरो या फिर बहुत ही लो ड्यूटी पे इंपोर्ट्स को अलाउ किया जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टैरिफ रेट कोटा स्कीम। अब ये कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए ही होता है ना, इसीलिए एक टाइप की अलग सी स्कीम है ये, है ना। इसको हम बोलते हैं टैरिफ रेट कोटा स्कीम। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को बहुत ही लो या जीरो रेट ऑफ ड्यूटी पे इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अंडर द स्कीम क्या होता है, गवर्नमेंट अलाउज द इंपोर्ट ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। 4 प्रोडक्ट्स इसके अंडर इंक्लूड है, मतलब जिस पे जीरो या फिर बहुत ही लो ड्यूटी लगती है। कौन कौन सा है? मेज़ है, मिल्क एंड क्रीम इन पाउडर ग्रैन्यूल्स, मतलब कॉर्न है, उसके बाद फ्रूट सनफ्लावर सीड है, सैफ्लॉवर ऑयल है, रिफाइंड रेप है, कोलजा है और मस्टर्ड ऑयल है। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये याद रखना कि बस कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही हैं जिसको लो या जीरो रेट ऑफ ड्यूटी पे इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेंटर हैज़ नोटिफाइड नॉर्म्स फॉर इंपोर्ट ऑफ 5 लाख टन्स ऑफ मेज एट अ कंसेशनल कस्टम ड्यूटी ऑफ 15% अंडर TRQ स्कीम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सेंटर ने 5 लाख टन्स ऑफ मेज को अलाउ किया है 15% ड्यूटी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बात करते हैं। तो ये क्या है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग? ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए। क्या काम करती है? ये ऑर्गेनाइज करती है एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो ब्रीड्स होती है उनको प्रिजर्व करती है, जो स्लॉटर होता है काउस का, काव्स का और बाकी मिल्च और ट्रॉट एनिमल्स का, उनको ये प्रिवेंट करती है, ठीक है। और ये एक इंटीग्रल जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है हमारा, जहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, उसके अंदर ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कृतज्ञ हैकेथॉन क्या है। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को हम तोड़ते हैं। क्या है? क्री को अलग कर देते हैं, टेक्नोलॉजी को अलग कर देते हैं, है ना, टीए को अलग कर देते हैं और उसके बाद GYA को अलग कर देते हैं। तो क्री मतलब कृषि, टीए मतलब तकनीक और GYA मतलब ज्ञान, ठीक है। तो कृषि तकनीक ज्ञान से ये वर्ड बना है कृतज्ञ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो फार्मर से एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होगी, है ना, उससे कुछ रिलेटेड हैकेथॉन है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि हम पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो है ना, जो फार्म मैकेनाइजेशन वाले सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि मान लो इरिगेशन करना है तो मैनुअल इरिगेशन नहीं है, कोई स्प्रिंकलर लगा है वो इरिगेशन कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम फार्म मैकेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब हम मैनुअल लेबर को कम करके जितना हो सके उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैनुअल लेबर को कम करके जितना ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं उसमें हम बेसिकली फार्म मैकेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे इक्विपमेंट्स लगाएंगे जो वुमेन फ्रेंडली होंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी को सॉल्यूशंस को प्रमोट करने की बात की गई है। ऐसे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो फार्म मैकेनाइजेशन को एनहांस करेंगे और स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा किस पे? वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। तो किसने अनाउंस किया है? ICAR ने अनाउंस किया है। किस प्रोजेक्ट के अंदर है? नाहिब के अंदर है, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नाहिब जो है इट एम्स टू डेवलप रिसोर्सेज एंड मैकेनिज्म फॉर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्टूडेंट एडवांसमेंट एंड प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर बेटर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। तो नाहिब का ये काम है, क्या करता है? रिसोर्सेज को डेवलप करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड उनके गवर्नेंस और मैनेजमेंट को ये क्या करता है, बेसिकली इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली पार्टनरशिप है किसके, शेयरिंग बेसिस पे किसके किसके बीच में? वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेड एट द एजुकेशन डिवीजन ICAR न्यू दिल्ली, ठीक है। ये याद नहीं करना है, बस ये याद करना है इसमें कि 50 जो पार्टनरशिप है वो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में है। ये याद रखना है आपको कि वर्ल्ड बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। स्टूडेंट, फैकल्टीज़, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो है यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना, और इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। बस यही है कि इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा इसमें रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है।
इसमें बस आप ये याद रखो कृतज्ञ है क्या, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो फार्म मैकेनाइजेशन को इन्हांस करेगी, बस इतना याद रखना है। और नाहिब के अंडर है, नाहिब में वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ की बात करते हैं। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट हुआ है ना, 2020 का नया एक्ट आया है। अब इसमें ये किसके अंडर किस पे बेस्ड है, ये बेसिकली कंपनी लॉ कमेटी जो है ना, जो इंजति श्रीवासी चेयरमैनशिप में बनी थी, उसने इसको रिकमेंड किया था प्रोविजंस को, तो वहाँ से ये आया है। क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एक जो लॉ कमेटी है, कंपनी लॉ कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, क्योंकि ये डिक्रिमिनलाइज करती है ऑफेंसेस को और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, एज अ कोविड-19 के रिलीफ पैकेजेस जो आए थे ना, आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, बिजनेस को बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोविड के जो रिलीफ पैकेज हैं उसमें इसको पार्ट बनाया गया है बेसिकली उसका, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कॉरपोरेट्स अगर लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनका इन्होंने मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया, ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिलीफ पैकेज है ना, तो इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है ना। तो वैसे ही ऐसे कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं उसको रिकमेंड करने के लिए हमारी कंपनी लॉ कमेटी बनी थी, ठीक है। की अमेंडमेंट्स अगर हम बात करें इसमें, ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें क्या क्या है, पहला तो है कि इसमें ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, ठीक है। पेनल्टी और जो फाइन्स हैं उनको रिड्यूस किया गया है, और जो A1% कंपनीज़ है जिसको 1% चलाते हैं, या फिर जो बहुत ही छोटी कंपनीज़ हैं, वो सिर्फ 50% पेनल्टी अब दे सकती हैं ऑफेंसेस का अपने, ठीक है। और उनकी पेनल्टी जो पहले जो लगती थी उसका 50% कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोविज़न है सारी स्टार्टअप कंपनीज़ और प्रोड्यूसर कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या था कि कंपनी को अपना 2% ऑफ जो प्रॉफिट है, 2% ऑफ जो प्रॉफिट है वो CSR एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना रहता था, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी ये जो अमेंडमेंट है इसमें इसको क्या बोलते हैं, कुछ कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है जिनकी CSR लाइबिलिटी 50 लाख तक है 1 साल की, ठीक है, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ठीक है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तो आपको पता है वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, ठीक है। और कौन किसके साथ मिलकर रिलीज़ करता है, DPIIT कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक रिलीज फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। अच्छा देखो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो ग्लोबल वाली होती है वो तो वर्ल्ड बैंक ही रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, ठीक है, ये किसने रिलीज़ किया है, ये DPIIT ने रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, ठीक है। इसमें टॉप किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आया है। तो मतलब बिजनेस रिफॉर्म्स में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 180 रिफॉर्म पॉइंट्स इसमें बेसिकली इंक्लूडेड हैं। 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज़ हैं, जैसे कि भाई क्लियरेंस कैसा है, लेबर लॉस कैसे हैं, इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस कैसे हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिस पे ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेट्स को रैंक करता है, ठीक है। VRAP पहली बार आया था कब, 2015 से पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो रिफॉर्म एक्शन प्लान है ये सिर्फ एंटायरली फीडबैक पे रैंकिंग किया गया है, जो बिज़नेस से फीडबैक मिला है ना, उससे उसी पे रैंकिंग किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कैटेगरीज देखें तो टॉप अचीवर्स हैं, एक कैटेगरी टॉप अचीवर्स की है, एक अचीवर्स की है, एक फास्ट मूवर्स की है और एक एस्पायरर्स की है, ठीक है। तो ये सब है इसमें। स्टेट्स को प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, है ना, रिफॉर्म की ये दिखाने के लिए कि उन्होंने रिफॉर्म किया है। तो मान लो किसी स्टेट ने रिफॉर्म किया है तो उसको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, कहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, DPIIT के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल पे, ठीक है, वहाँ पे इसको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या अमेंडमेंट्स आए थे पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 में। तो 2017 के कुछ पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जो है उसमें बेसिकली अमेंडमेंट्स हैं। अब देख लेते हैं क्या अमेंडमेंट है, ठीक है। तो जो इसके की हाइलाइट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को नोटिफाई करता है जो लोकल कंटेंट है, जो इंडिया ओरिजिन कंटेंट है ना, जैसे आप देखते होंगे किसी किसी प्रोडक्ट में लिखा होता है मेड इन 100% मेड इन इंडिया, ठीक है, 100% मेड इन इंडिया, कहीं कहीं लिखा रहता है 50% मेड इन इंडिया, इस टाइप से। तो वो 50% जो होता है वो लोकल कंटेंट होता है कि इंडिया में इंडिया मतलब मान लो आपने कोई रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया या कोई प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किया, उसमें आपने अपना इंडिजीनियस कंटेंट उसमें ऐड किया है, तो इसमें कितना इंडिजीनियस कंटेंट है दैट इज़ कॉल्ड द लोकल कंटेंट। तो पहले मिनिमम लोकल जो कंटेंट था उसमें 2 क्लासेस डिवाइडेड थी, पहली थी क्लास 1 और दूसरी थी क्लास 2। अब क्लास 1 सप्लायर्स वो होते हैं जो लोकल कंटेंट कितना उसमें डालते हैं अपने प्रोडक्ट में, 50% डालते हैं, और क्लास 2 वाले सप्लायर्स कितना डालते हैं, 20 से 50% डालते हैं, ठीक है। तो अभी इस अमेंडमेंट में ये बोला गया है, इस हाईलाइट में ये बोला गया है कि ये जो 20 से 50% है और ये जो 50% है इसको बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक फॉरेन सर्टिफिकेशन, अनरीजनेबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ब्रांड्स मॉडल्स इन द बिड डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अगेंस्ट लोकल सप्लायर्स। तो कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाने वाली बात नहीं है। तो जो
इसमें बस ये बोला है कि जो कुछ कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे रिजेक्शन हो जाता है ना, अनरीजनेबल, कुछ भी आर्बिटरी आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डाल देते हो बिडिंग में, तो वो जो है उसको हटाने की बात की गई है, ठीक है। फॉरेन सर्टिफिकेशन शैल बी स्टिपुलेटेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न। तो सेक्रेटरी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर फॉरेन सर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है। एंटिटीज़ ऑफ द कंट्रीज विच डू नॉट अलाउ इंडियन कंपनीज, ऐसी एंटिटीज़, देखो अब क्या है कि मान लो एक कंट्री ए है, ठीक है, एक कंट्री बी है, तो मान लो कि बी, जो बी कंट्री है ना, उसकी गवर्नमेंट ने टेंडर फ्लोट किया, और ए, मान लो ए इज़ इंडिया, लेट्स से ए इज़ इंडिया, ठीक है, और लेट्स से बी इज़ कुछ भी, मान लो पाकिस्तान मान लो, ठीक है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई टेंडर फ्लोट किया, तो इंडियन कंपनीज़ को वो प्रिवेंट करती हैं, लेट्स से वो प्रिवेंट करती हैं इंडियन कंपनीज़ को वो बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई टेंडर फ्लोट करती है, ठीक है, तो ये जो बी वाली कंट्री है, पाकिस्तान की भी जो कंपनीज़ हैं, वो भी हमारे टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो हम बस उन्हीं एंटिटीज़ को अलाउ कराएंगे जिनके जो कंट्रीज़ हैं वो इंडियन कंपनीज़ को अलाउ करती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए टेंडर में, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में बेसिकली। एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो कुछ कुछ ऐसी लिस्ट है जो एग्जेम्प्टेड है इसमें, कुछ कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसके लिए ये मिनिस्ट्री ये काम नहीं कर सकती, किसी को भी प्रिवेंट नहीं कर सकती उसमें कोड करने के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं, बट मोटा मोटा आप ये याद रखो कि जो भी एंटिटीज़ जो भी कंट्रीज़ ऐसी हैं, एंटिटीज़ और कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियन कंपनीज़ को अलाउ नहीं करती हैं, तो उनको हम भी अलाउ नहीं करेंगे, उनकी कंपनीज़ को भी हम अलाउ नहीं करेंगे अपने देश में, ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हुज प्रोक्योरमेंट एक्सीज 1000 करोड़ से ऊपर अगर कोई प्रोक्योरमेंट कर रहा है, तो वो अगले 5 साल का अपना प्लान को प्रोजेक्शन जो प्रोक्योरमेंट प्लान है उसको नोटिफाई करेगा अपनी वेबसाइट पे कि हमारे अगले 5 साल का रिक्वायरमेंट ये है। वो उन्हीं कंपनीज़ के लिए है जो 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोक्योरमेंट कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदर मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ लोकल सप्लाईज इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, लोकल सप्लाईज़ को बढ़ाने के लिए, मतलब डोमेस्टिक सप्लाईज़ को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उसके लिए पहला हम देखते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर फॉर एमएसएमईज़। जो एमएसएमईज़ के लिए एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई थी वो क्या थी, तो देखो ये किसके अंडर आई थी, सबसे पहले तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंडर आई थी। अब इसमें ये बोला गया था कि गवर्नमेंट को कम से कम 25% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई से करना पड़ेगा। अब इस 25% के अंदर कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स दिए गए थे कि ये 25% के अंदर 4% जो है वो आप SC/ST एंटरप्रेन्योर से लोगे, और 3% जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर से लोगे, ठीक है। ये 25% के अंदर की बात हो रही है। 25% आपको एमएसएमई से प्रोक्योर करना है, जिसमें से 4% SC/ST एंटरप्रेन्योर से होगा और 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर से होगा, ठीक है। उसके बाद जेम पोर्टल पे जेम पोर्टल पे तो एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट होती ही है। जेम पोर्टल पे तो अब इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको जेम पोर्टल से मैंडेटरी कर दिया है, जेम पोर्टल से आपको परचेज़ करना ही करना है। और जेम पे लिस्टेड कौन होती है, एमएसएमईज़ ही प्रोवाइड करती हैं वहाँ पे सामान, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, द परचेज थ्रू द जेम बाय द गवर्नमेंट यूजर्स हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कुछ भी मान लो स्टेशनरी खरीदना है या XYZ कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना है, तो गवर्नमेंट कंपनीज़ को मैंडेटरी कर दिया कि वो जेम के थ्रू ही करेंगी इसमें, ठीक है। इनफैक्ट अगर आजकल आप देखोगे तो टेंडर्स भी जेम पर ही आते हैं सारे, ठीक है। जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, ये सब जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर निकालती है वो जेम पोर्टल पे ही निकालती है, ठीक है। तो जेम पे अगर आप रजिस्टर्ड हो तो वो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। द पोर्टल ऑपरेट्स एंड किसके अंदर ऑपरेट करता है ये जेम पोर्टल ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, एंड इट हैज़ एंड ऑल्सो इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। इनडायरेक्टली बेसिकली एक यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि जेम बेसिक काम क्या करता है ना, ये MSMEs से प्रोक्योरमेंट करने के लिए है। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टेंडर्स फ्लोट करती है, और बाकी भी जो जैसे छोटे बिजनेस हैं वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट इनसे प्रोक्योर कर सके, या फिर कोई और भी प्रोक्योर कर सके, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट प्रोक्योर करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इसका नाम इसलिए ऐसे पड़ा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ से प्रोक्योर करती है, ठीक है। कुल मिला के बात इतनी है। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की अगर हम बात करें, PLI स्कीम की, तो ये PLI स्कीम पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए थी। तो सबसे पहले हम नाम से देखते हैं कि क्या है ये इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है। इंसेंटिव क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यार अगर आप लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लेते हो पॉलिटी की, तो मैं आपको 50 रुपये दूँगा, ठीक है। तो ये एक इंसेंटिव है। ये इंसेंटिव किससे लिंक्ड है कि आप लक्ष्मीकांत कंप्लीट कब करोगे, जब आप कंप्लीट करोगे तब आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एन इंसेंटिव, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट, अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, वैसे ही गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप इतना प्रोड्यूस करते हो
और इतना सेल करते हो तो जितना भी आप सेल करोगे उस पर हम कुछ पर्टिकुलर पैसा आपको देंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा हम आपको देंगे। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो पहले ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे जो थी उसमें क्या रिबेट मिलता था प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सेल्स का उनको रिबेट मिलता था। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए थी उसमें 4 से 6% का इंक्रीमेंटल सेल्स पे जो प्रोड्यूसर है उसको ये मिलता था, कैशबैक टाइप मिलता था। जैसे आप पेटीएम में होता है ना कि इतना पैसा आप भेजोगे तो कुछ कैशबैक आता है, उसी टाइप से गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती थी कि इतना इंक्रीमेंटल सेल करोगे, पिछले साल से इतना ज़्यादा सेल करोगे तो 4 से 6% आपको उस पर मिलेगा, पैसा मिलेगा, 4 से 6% उसका कॉस्ट आपको वापस आ जाएगा। तो फाइनल प्रपोजल जो है पीएलआई के इंडिविजुअल सेक्टर के वो कौन अप्रेस करता है, वो अपना ईएफसी जो है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो है वो अप्रेस करती है, और अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट करता है, ठीक है। स्कीम इज़ आउटकम बेस्ड, आउटकम मतलब कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसी हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। एंड इंसेंटिव विल बी डिस्बर्स ओनली आफ्टर प्रोडक्शन हैज़ टेकन प्लेस, प्रोडक्शन के बाद ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव इज बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एट अ वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद द स्कीम फोकसेज ऑन साइज एंड स्केल बाय सेलेक्टिंग दोज प्लेयर्स हुज कैन डिलीवर ऑन वॉल्यूम्स। तो ये किसको फोकस करती है, उन वैसे साइज और स्केल ऑफ प्रोड्यूसर्स को फोकस करती है जो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम डिलीवर कर पाएँ, ठीक है। तो अभी कुछ सेक्टर्स इसमें और इंक्लूड कर दिए गए, पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थी, अभी क्या क्या इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, एडवांस केमिस्ट्री सेल को इंक्लूड कर दिया गया है ना। एडवांस केमिस्ट्री सेल है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, और टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, सोलर पीवी मॉड्यूल्स हो गए, वाइट गुड्स हो गए, और स्पेशलिटी स्टील। तो इन सबको इंक्लूड कर लिया गया इसमें, ठीक है। अब ऐसे एक एक तो याद कैसे ही कर पाओगे, बट इसमें 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग में रह जाएगा। अगर मान लो कोई ऑप्शन आता है तो उसमें एलिमिनेट करने में काम आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन को चेंज किया गया है, तो हम देख लेते हैं क्या डेफिनेशन अब हो गई है। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स की जो डेफिनेशन थी एमएसएमई की वो अलग अलग थी, अभी दोनों को सेम कर दिया गया है। तो अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट माइक्रो स्मॉल, पहले तो ये याद रख लो माइक्रो स्मॉल मीडियम 3 क्लास में डिवाइड हुआ है। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है, और मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो तो, ठीक है। यहाँ पे 1 करोड़ से कम हो, यहाँ पे 10 और यहाँ 50। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दोगे सब में तो टर्नओवर आ जाएगा। 1 में 5 मल्टीप्लाई करो तो 5 करोड़, 10 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 करोड़, और 50 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 250 करोड़, ठीक है। तो ये टर्नओवर पे डेफिनेशन है इसकी। तो माइक्रो इंटरप्राइज क्या होता है, जिनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से कम होता है। स्मॉल कौन से होते हैं, जिनका 10 करोड़ से कम होता है, ठीक है। और मीडियम कौन से होते हैं, जिनका 50 करोड़ से कम होता है। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। और टर्नओवर की बात करें तो इसमें 5 मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारा टर्नओवर आ जाएगा 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा बहुत एमएसएमई सेक्टर के बारे में देखें तो ये बेसिकली 29% ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट अकाउंट करता है, और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट होता है उसमें से 45% जो एक्सपोर्ट होता है वो एमएसएमई में होता है, ठीक है। कितने लोगों को एम्प्लॉय करता है, 55.8 मिलियन एंटरप्राइज हैं जो 124 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। इट प्लेज अ रोल इन इनकम ऑगमेंटेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट और प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल गुड्स, इन ये सब इसका रूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट देखते हैं कि आत्मनिर्भर पैकेज में एमएसएमईज़ को क्या सपोर्ट दिया गया था। तो एक फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट हुआ है, कितने अमाउंट का है, 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड क्रिएट हुआ है ताकि एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप किया जा सके, है ना, उनको और पैसा इन्फ्यूज़ किया जा सके उसमें। उसके बाद दूसरा क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है सबॉर्डिनेट डेब्ट के लिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबॉर्डिनेट डेब्ट क्या करती है, ये गारंटी देगी 20,000 करोड़ का उन लोगों को जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लो आप आपने इन्वेस्ट किया है स्ट्रेस्ड एमएसएमई में और आपका पैसा डूब जाता है, तो इस फंड से आपको वो पैसा वापस आएगा, ठीक है। 20,000 करोड़ का ये जो फंड बना है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबॉर्डिनेट डेब्ट, उससे आपको मतलब जो भी प्रमोटर है जिसने भी बैंक से पैसा लेके यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये 90% ऑफ सबॉर्डिनेट डेब्ट को गारंटी करेगा। ये जो डेट ले रहे हैं, जो बैंक इन्वेस्ट करेगा, मान लो बैंक पैसा दे रहा है एमएसएमई को, ठीक है, और वो एनपीए हो जाता है, वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसमें से जो 90% जो पैसा है, ठीक है, वो यहाँ से आ जाएगा सीजीडी एमएसएमई से, और बाकी 10% कहाँ से आएगा, बाकी 10% जिसको भी इन्होंने लोन दिया होगा उसने कुछ गिरवी रखी होगी चीज़ें, वो गिरवी जो भी रखा था उसको बेच के बाकी 10% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़ टू इनेबल एमएसएमईज टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो 2000 करोड़ के जितने भी टेंडर हैं, ठीक है,
वहाँ पे ग्लोबल लोग पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाएंगे, है ना। वहाँ पे वो इसलिए किया गया है ताकि जो अपने लोकल MSMEs हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है, और उनको बूस्टअप मिल पाए। फिर एक ICT बेस्ड चैम्पियंस पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया था, ताकि इनको ग्लोबल ये जो MSMEs हैं इनको ग्लोबल चैम्पियंस बना पाएँ, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे चैम्पियन सेक्टर्स भी डिफाइन किए गए थे जिनको इन पे फोकस था, ठीक है। ताकि ये बस चैम्पियंस पोर्टल इसलिए है ताकि ये जो MSMEs हैं, जो नए हमारे MSMEs आ रहे हैं, उनको ग्लोबल कम्पीट करने का मौका दिया जा सके, मतलब इतना इनको आगे बढ़ाया जा सके, इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके ताकि ये ग्लोबली कम्पीट कर पाएँ। MSME विल नाउ बी नोन एज उद्यम। अब इसका नाम चेंज करके बेसिकली उद्यम कर दिया गया है। उसके लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन, बेसिकली अगर आपका MSME है तो आप एक उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन पे, जिसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। बस ये हो जाएगा कि आप एक MSME हो। अगर मान लो अब MSME के अंडर इतने सारे बेनिफिट्स आते हैं, देखो ये है, ये है, ये, तो अगर इन बेनिफिट्स को आपको इन बेनिफिट्स का अगर फ़ायदा उठाना है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि आपकी कंपनी MSME है। तो वो आप जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस लाइसेंस दिखाओ या ये सब दिखाओ तभी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ANIC अराइज। तो ये प्रोग्राम किसके अंडर लॉन्च हुआ है? अटल इनोवेशन मिशन के अंडर लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा? रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा इंडियन स्टार्टअप और MSMEs में, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया? फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया 50 लाख का, ताकि ये स्पीडी डेवलपमेंट हो पाए, है ना। जो भी टेक्नोलॉजी, प्रपोज टेक्नोलॉजी है और प्रोडक्ट है उसका तेज़ी से डेवलपमेंट हो पाए, उसके लिए 50 लाख का बेसिकली फंडिंग सपोर्ट भी है, ठीक है। कौन कौन ड्राइव करेगा इसको? बेसिकली ISRO ड्राइव करेगा। इसके साथ 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और उसके साथ जितनी भी इन मिनिस्ट्रीज़ के साथ जितनी भी एसोसिएटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी इसके अंडर रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।